इस वीडियो में हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जो कि 2019 में आयोजित हुई थी, एग्ज़ाम डेट 22/4/2019 का क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, गणित के प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं यह वीडियो। हमारे चैनल पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे, डिटेल सॉल्यूशन। इसके साथ साथ तैयारी के लिए मॉडल सेट भी अवेलेबल हैं। जैसा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 में आयोजित हुए थे, तो इसका सिलेबस है साइंस से 50 क्वेश्चन, जिसमें कि 25 फिजिक्स केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न, जीके से 10 और 10 क्वेश्चन इंडो इस्लामिक कल्चर से पूछे जाते हैं। तो इसमें हम मैथमेटिक्स के 30 प्रश्नों का विस्तृत हल देने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इन सब में देखिए ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को धनात्मक विषम पूर्णांक अर्थात 1, 3, 5 इत्यादि को 4q+1 अथवा 4q+3 के रूप में दर्शा सकते हैं, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब है कि 0 से बड़ा 1 और पूर्णांक होना चाहिए 2, 3 इत्यादि के रूप में। तो जब 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, सबसे छोटा 5 आएगा, और ये 2 रखेंगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, 2 रखेंगे तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 11। तो इस तरीक़ा से सबसे छोटा 5, इसमें छूट जाएगा 1 और 3 छूट जाएगा। यह भी धनात्मक पूर्णांक है, तो यह कथन असत्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52। इन सब में सबसे बड़ी संख्या है 3/50। इसको लिख सकते हैं 3 × 50 को 5 × 10, जिसे हम लिख सकते हैं 3/5/10 के रूप में। 3/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 243/10। इसी तरीक़ा से 4/40 को हम लिख सकते हैं 4/4/10। इसे हम लिख सकते हैं 256/10। तो इसी तरीक़ा से सबको हम लिख सकते हैं 5/30। इसे यह आ जाएगा 125/10 और 6/20 बराबर आ जाएगा 36/10। तो आप देखिए सब पर पावर 10 है, तो जो अधिक होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगा। इसमें 256 सबसे अधिक है, तो यह किसके बराबर है? 4/40 के बराबर है। तो इन सब में बड़ा सबसे जो होगा वो 4/40 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53। इसका दशमलव प्रसार है। काटें, 9 से काटते हैं, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 7 से काटें, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35। इसे हम ले सकते हैं ऊपर 1, 8 को ले सकते हैं 2/3 इंटू 25 को 5 का स्क्वायर। तो यह का हर जो है 2m इंटू 5n के रूप में है। तो जब हर ऐसा हो तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है, टर्मिनेटिंग होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 54। के किस मान के लिए इतना तथा इतना समांतर रेखाएं होगी? समांतर रेखाएं के लिए कंडीशन है कि a1/a2
बराबर होना चाहिए B1/B2 के और बराबर नहीं होने चाहिए C1/C2 के। तो यहाँ पर देख रहे हैं C1 और C2 A1/A2 की जगह पे 3/2 बराबर B1/B2 यानी 2 के B2 की जगह पर 5 और बराबर नहीं होने चाहिए C1/C2 2/0। तो देखिए K का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों से देख ले 2K इंटू 2 करेंगे 4K इक्वल टू 3 इंटू 5 15 आ जाएगा K इक्वल टू 15/4 जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 8% मतदाताओं ने एक चुनाव में मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 1100 मतों से पराजित किया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो इसे देखिए, मान लिया कि जब कुल मतदाता 100 हैं तो कह रहा है कि 8% मतदाता ने अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मतलब 8 लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया। तो कितने लोगों ने किया? 92 लोगों ने किया। उसमें कह रहा है कुल का 48% पहला को मिला, 48 मिल गया। तो सेकेंड वाला को कितना मिला? बाकी जो बचेगा वो सेकेंड वाला को ही मिलेगा, इसको 44 मिला। तो कह रहा है कि हराएगा कितना? जब सब 100 रहेगा तो 4 मत का अंतर पड़ता है, 4 मतों से हराता है जब कुल मत 100 है। लेकिन कह रहा है कि 1100 मतों से विजयी हुआ है। तो 1100 के लिए क्या हो जाएगा? 100/4 गुने 1100 25, ये आ जाएगा 275/0 27,500 जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 यदि इतना बराबर इतना हो तो ए बी सी में संबंध होगा। देखिए, इसको जब विस्तार के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? ए एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2xp प्लस पी स्क्वायर। इसे और करते हैं, ए से गुना करें, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2axp प्लस ए पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, यह बराबर है इसके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो इसमें देख सकते हैं कि b जो होगा वह बराबर होगा माइनस 2ab की और c किसके बराबर होगा? ab स्क्वायर से। तो अगर हम b स्क्वायर की बात करें तो यह बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर p स्क्वायर। अब देखिए, a स्क्वायर p के जगह पे हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर p की जगह पे c डाल दें और बच जाएगा इसमें फिर a, यानी 4ca या 4ac, अर्थात b स्क्वायर बराबर 4ac। यह संबंध सही होगा जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 100 से 200 तक के सभी सम संख्याओं का योग है। एपी का क्वेश्चन है, जहाँ की प्रथम पद a बराबर 100, सम संख्याओं का योग अर्थात अगली संख्या होगी 102 होगी, अर्थात डिफरेंस जो होगा वह 2 का होगा, डी का मान 2 होगा। और अंतिम पद मान लें कि n टर्म है तो लास्ट टर्म tn बराबर होगा 200। तो इसमें पदों की संख्या n का मान हम निकाल सकते हैं।
यह हो जाएगा, यह जो पद होगा 200वां पद जो होगा, यह शुरू से करें तो T100 के बराबर होगा, और यह 100 पद जो होगा वह T50 के बराबर होगा। तो इसमें कह सकते हैं कि पदों की संख्या जो होगी, n का वैल्यू होगा 100 माइनस 49 करें या 50 करने के बाद में एक और जोड़ें। ऐसा इसलिए कि 100 से लेकर 200 तक, मतलब 98 पद जो होगा T49 बराबर 98, यही पद यहाँ तक शुरू से छोड़ना है। तो देखें पदों की संख्या 51 है। तो इतना जब आ गया है तो हम सीधा सीधी फार्मूला हम जानते हैं, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1d। क्या हो जाएगा, n/2 अर्थात 51/2, 2a की जगह पे 2 गुने 100 करेंगे 200 प्लस n-1 और 51 - 1 करेंगे 50 इंटू d का मान 2, तो ये आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 200 प्लस 100 बराबर 300, अर्थात 51/2 इंटू 300। यह आ जाएगा 7650, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58, समांतर श्रेणी इतना के कितने पदों का योग -121/2 है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम ऑप्शन से भी चल सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। ऑप्शन ए को चेक करते हैं। जब n की वैल्यू 33 हो तो हम जानते हैं AP का फॉर्मूला SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पर n की जगह पे 33/2, 2a की जगह पे 2 × 5/6, इसको हल करेंगे तो 5/3 आ जाएगा, प्लस n-1 अर्थात 33 - 1 करेंगे 32, d के जगह पे दूसरा पद 2/3 में से पहला पद माइनस कर दें 5/6, LCM 6, 4 - 5/6, अर्थात यह आ जाएगा -1/6। देखिए ये दोनों गुना में है, 2 × 3 = 6, 16, 3 × 3 आगे वाला लिख दे 33/2, अंदर आ जाएगा 3 LCM, ऊपर आ जाएगा 5 - 16 बराबर हो जाएगा 33/2, 5 में से 16 माइनस करेंगे, यह होगा -11/3, 11 इंटू -11, ये आ जाएगा -121/2, जो कि प्रश्न में कह रहा है इतना होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन 1 ही सही है। पदों की संख्या 33 होनी चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 59, 0 और 500 के मध्य 7 के सभी गुणांकों का योग क्या है। ये भी उसी तरह का प्रश्न है। तो देखिए इसके मध्य की 7 के गुणांक होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि पहला पद ये 7 होगा। तो अंतिम पद की बात करें तो अगर 500 से पहले कौन सा संख्या है जो कि 7 से कटेगी, 7 × 7 = 49, अच्छा, अर्थात 500 में 3 माइनस करते हैं, अर्थात यह जो संख्या होगी 497, यह 7 से कटेगी। और यह कौन सा पद होगा, n की वैल्यू यहाँ पर 71 होगा। तो फार्मूला हम जानते हैं कि n पदों का योग SN बराबर
n/2 2a प्लस n-1 d। यहाँ पर d का वैल्यू भी 7 आएगा, पहला 7 दूसरा 14, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 7 का आएगा। तो देखिए सभी कुछ मालूम है तो मान भरते हैं। n/2 अर्थात 71/2 2a यानी 2 × 7 14 प्लस n-1 यानी 71 में से 1 माइनस करेंगे 70 d के जगह पर 7। हल करते हैं 71/2 14 प्लस 490, यह आ जाएगा 71/2 4 504 252 × 71, इसको गुना कर देंगे, यह आ जाएगा 17,892। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 60, व्यंजक इतना में क्या जोड़ा जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए जहाँ की x बराबर नहीं है 0 के। तो देखिए यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं √3x का होल स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं 1/12x² को 2√3x का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर है, तो बीच में क्या होना चाहिए 2ab, ए के जगह पे √3x और b के जगह पे 1/2√3x। 2 कैंसिल, √3 कैंसिल, x कैंसिल, अर्थात यहाँ पर बीच में आना चाहिए 1। है कितना 2x। तो क्या संख्या जोड़ी जानी चाहिए, इसमें हमें चाहिए 1 और जो इसमें है उसको हम घटा दें -2x। इसको हम जोड़ दें तो यह एक पूर्ण संख्या बच जाएगा, अर्थात ये जो पूर्ण संख्या बनेगा √3x प्लस 1/2√3x का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अभीष्ट संख्या जो जोड़ा जाना चाहिए 1 - 2x होगा, जो कि ऑप्शन डी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 61, p के किस मान के लिए इसका मान ऋणात्मक होगा। इसमें देखें ऑप्शन में कह रहा है p का मान 2 से संबंधित है, 3 से संबंधित है, 0 से संबंधित है। यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन बी में p का मान 2 और 3 से संबंधित। तो ऐसा करते हैं, p का मान जब 2 रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कि px की एक वैल्यू है, तो 2 का वर्ग करें 4 - 5 दूनी 10 प्लस 6, अर्थात इसका मान 0 हो जाता है। जब p बराबर 3 रखते हैं तो देखिए इस बहुपद का मान आ जाता है 3 × 9 - 5 × 15 प्लस 6, 9 6 15 प्लस में 15 माइनस में, इसका भी मान 0 आ जाता है। अब देखें जब p का मान आप 1 रख दें अर्थात 2 से कम, तो क्या हल होता है, यहाँ 1 रखने पे 1 - 5 प्लस 6, 6 एक 7, 7 में से 5 माइनस होगा, यह 2 होगा। यह आ जाता है प्लस में, पॉजिटिव, लेकिन हमें चाहिए ऋणात्मक। तो ये देखिए बहुपद का मान एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ इस साइड में ना होकर के 2 से बड़ा होगा।
तो अब ये देखना पड़ेगा कि जब हम 3 से बड़ा कुछ रखते हैं, p का मान अगर 4 रखते हैं तो क्या होता है, px का मान 4 का वर्ग करें 16 माइनस 5 और 20 प्लस 6, 16 6 22, 22 में से 2 माइनस करें, यह 2 आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाता है। तो अर्थात बढ़ाने पे p का मान इधर प्लस में आ रहा है तो दूसरी तरफ माइनस, अर्थात ऋणात्मक जो होगा ये एरिया होगा। 2 और 3 के बीच जो हम मान रखेंगे p का, उसी में इसका मान ऋणात्मक होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, यदि त्रिघात बहुपद इतना का एक शून्यक शून्य हो और अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल होगा। देखिए, पहला शून्यक एक दिया हुआ है 0 और दूसरा मान लिया कि अल्फा और बीटा दिया हुआ है। ये 2 शून्य त्रिघात के 3 शून्यक हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिघात के तीनों शून्य को जब मानक रूप में है तो इसका 2-2 करके जब योग करें, अर्थात 0 इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू 0, ठीक है। तो ये पद तो 0, तो इसका जो मान होता है पहला सिंगल सिंगल योग, यहाँ पे डबल डबल का गुणनफल का योग, तो यह हो जाएगा माइनस में और ये प्लस में, अर्थात ये जो आएगा b/a की जगह पे 1 इसके बराबर। तो जब 0 अल्फा से गुना हो रहा है तो इसका मान तो 0 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा ये रह जाएगा और बीटा इंटू 0 करेंगे ये भी 0, तो अर्थात अल्फा इंटू बीटा यही पूछ रहा है। तो अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, 0 को छोड़ करके रखिए अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का गुणनफल b आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 63, यदि इतना बहुपद का एक गुणनखंड इतना हो तथा बहुपद को जब x-3 से भाग देने पर शेष 3 हो तो a और b के मान होंगे। देख, जब x-2 से भाग दें, गुणनखंड है मतलब पूरा पूरा भाग लग जाएगा, अर्थात p2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ देखिए जब 2 दे देंगे तो x का क्यूब ये आ जाएगा 8 प्लस 2 दूना 4 a प्लस 2b प्लस 6 इतना बराबर 0, अर्थात आ जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा इक्वेशन 4a प्लस 2b 8 6 14 प्लस में दूसरी तरफ माइनस में 14, या इसे 2 से भाग देते हैं तो आ जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू -7। यह पहला इक्वेशन। इसी तरीक़े से दूसरा से जब भाग दें, अर्थात p3 से जब हम भाग देंगे तो कह रहा है कि शेषफल 3 आ जाता है, तो ये 3 के बराबर होगा। तो देखें जब x का मान 3 देते हैं तो x क्यों करेंगे तो ये आ जाएगा 27 प्लस 9a प्लस 3a प्लस 6, तो इसका मान कितना आ जाएगा 3 के बराबर। अब इससे हम देखें 9a प्लस 3b होगा बराबर 27 और 6 33 माइनस में आ जाएगा और 3 माइनस 33, इससे हमें मिलेगा 9a प्लस 3b, यहाँ पर 3 माइनस 33 करेंगे तो ये आ जाएगा -30, और दोनों तरफ 3 से भाग दे दें तो ये आ जाएगा 3a प्लस b बराबर -10, और पहले आ गया ये इक्वेशन। दोनों को एक जगह पे लिख दें 2a प्लस b -7, क्या होगा माइनस कर दें,
कैंसिल आउट, अर्थात ए बराबर -10 + 7 तो -3। अब ए का मान किसी में भी रख दें तो -3 रख दें तो बी बराबर आ जाएगा 3 दूना 6, माइनस में दूसरी तरफ जाएगा प्लस में, तो +6 = -1। तो ए का मान -3 और बी का मान -1। -3 ए का मान और बी का मान -1 जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64, यदि cos थीटा बराबर -12/13 एवं थीटा चतुर्थांश 3 में हो तो tan थीटा का मान क्या होगा। देखिए cos थीटा हम जानते हैं b/h, इसलिए हम p का मान निकाल सकते हैं। ये होगा h² 169 माइनस ये आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा ±5। लेकिन यह थीटा जो है चतुर्थांश 3 में है, अर्थात इस एरिया में है। तो देखिए ये लंब जो होता है यह x के लंबवत होता है, तो ये क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो होगा -5 होगा। तो tan का मान -5/12 माइनस माइनस कैंसिल 5/12 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ऐसे भी जब चतुर्थांश 3 में हो और वहाँ पर tan का मान जो होता है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज कोऑर्डिनेट चतुर्थांश 3 में tan का मान पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, यदि व्यक्ति को वृत्ताकार मैदान को व्यास का अनुसरण करते हुए इसे पार करने में परिधि का अनुसरण के अनुसार पार करने में 30 सेकेंड कम लगता है। यदि व्यक्ति की चाल 30 मीटर प्रति मिनट हो तो मैदान की त्रिज्या होगी। एक वृत्ताकार मैदान है, एक कह रहा है कि सीधा सीधी पार हो गया, कंडीशन 1। दूसरा कह रहा है कि इसका परिधि का अनुसरण करते हुए इसको एक चक्कर लगा लिया। तो इन दोनों में समय का जो अंतर है 30 सेकेंड का है। तो देखें, मान ली कि इसकी त्रिज्या r है, तो परिधि का अनुसरण करते हुए इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 2πr तय कर, और ऐसे सीधा सीधी पार करने में इसे 2r लगेगा। तो इन दोनों का जो अंतर है वह 30 सेकेंड का है। और 30 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, 1 मिनट में 30 मीटर, इसलिए 30 सेकेंड में अर्थात इसका आधा 15 मीटर की दूरी तय करेगी। ये आ जाएगा। तो इससे हम r का वैल्यू निकाल देंगे, r कॉमन ले लें तो आ जाएगा 2π के जगह पर 22/7 माइनस 2 15, r बराबर 15, 7 को दूसरी तरफ ले जाएं, नीचे 2 दूनी 44 माइनस 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 30, 7/2 बराबर 3.5, अर्थात इसकी त्रिज्या होगी 3.5 मीटर, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66, एक आयत के विकर्ण एवं एक भुजा के मध्य 45 डिग्री का कोण बनता है। यदि आयत की यह भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल होगा। ये कह रहा है एक भुजा 10 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण जो है 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज से, क्योंकि हम जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो ये 10 है और ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसका मान हम निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार, अर्थात इसका मान अगर x है तो x/10, और यहाँ पर थीटा की जगह पे 45 डिग्री,
यानी tan 45 डिग्री का मान 1 हम जानते हैं, 1 बराबर x/10, अर्थात x का मान 10 सेंटीमीटर, यह भी 10 सेंटीमीटर, अर्थात यह आयत जो होगा यह वर्ग होगा, यानी जिसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई यानी 10 गुने 10 100 वर्ग सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 67, संलग्न आकृति में एक सरल रेखा है, यदि x y z 4:5:6 हो तो y का मान क्या होगा। यह सरल रेखा अर्थात ये तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, अर्थात हम कह सकते हैं x + y + z बराबर 180 डिग्री। इसको हम मान सकते हैं या 4K 5K और 6K मानते हैं। तो क्या होगा, x बराबर 4K, y बराबर 5K, z बराबर 6K बराबर 180 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं 4 5 9 9 6 15 के बराबर 180 डिग्री। इसलिए कह रहा है y का मान निकालने के लिए y बराबर है यह 5K, 5K बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बटे 15K इंटू 5K, के कैंसिल, 5 दिया 15, 3 छक 18 यानी 60 डिग्री। यह y का वैल्यू जो होगा वह 60 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 68, यदि किसी चक्र की परिधि C एवं उसका क्षेत्रफल a हो तथा इतना, तो चक्र का व्यास केवल एवं केवल क्या होगा। परिधि C है तो चक्र की परिधि बराबर हम जानते हैं 2πr और क्षेत्रफल πr²। तो इसमें कह रहा है कि इतना बराबर इतना, तो देखें 2πr बटे πr² बराबर πr² बटे 2πr। तो देखें पाई कैंसिल, r से स्क्वायर कट गया, पाई कैंसिल, r², अर्थात यह आ गया 2/r बराबर r/2, r इंटू r, r² बराबर 2 का स्क्वायर, अर्थात r की वैल्यू 2 आएगी, त्रिज्या 2 आएगी, लेकिन कह रहा है कि उसका व्यास क्या होगा। कन्फ्यूज, जब त्रिज्या दिया हुआ है तो व्यास कितना होगा, 2r के बराबर होगा, यानी कि 4 होगा। ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69, संलग्न आकृति में कोणों का योग 1 से लेकर के 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सब का योग कितना होगा। तो देखिए हर एक किसी भी पॉइंट की बात करें कि इसके चारों ओर के कोणों का योग कितना होगा, 360। तो इस तरह के 5 बिंदु हैं, तो पांचों बिंदु का के चारों तरफ का कोणों का योग 5 गुने 360 डिग्री, अर्थात इसको जब हम गुना करते हैं 0 6 25 30 के 3 बाकी 5 दिया 15 3 18 इतना डिग्री आएगा। इसमें से देखें किसी भी बिंदु के आमने सामने के ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। एक बहुभुज के आंतरिक कोण है और दूसरा बाहरी कोण है। तो इन सभी पंचभुज जो हैं इसके आंतरिक कोणों का योग का एक फार्मूला हम जानते हैं 2n-4 समकोण। समकोण की जगह पे 90 डिग्री। तो इसका कितना हो जाएगा, पंचभुज है तो 5 से n की जगह पे 5 गुना 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 गुने 90 डिग्री, अर्थात 9 6 54 540 डिग्री। ये तो आंतरिक कोण हो गया। इसी तरीक़ा से बाहरी वाला भी इतना ही आएगा 540 प्लस 540 अर्थात 1080।
तो इसको हमें नहीं जोड़ना है, बाकी सबका योग निकालना है। तो 1800 में से ये हम माइनस कर दें 1080, तो आ जाएगा 20 और यहाँ पर 720 डिग्री जो पूछा जा रहा है ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 70, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो वह होगा। क्या कह रहा है? समलंब चतुर्भुज है, मान लीजिए कि ये दोनों भुजा समांतर है, तो इसकी असमांतर भुजा जो है वह कह रहा है कि बराबर हो। तो यह क्या होगा कि वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ एक ही जोड़ी इसमें समांतर भुजा बराबर है। वर्ग में दोनों समांतर भुजाएं बराबर होता है। आयत में भी सेम वही कंडीशन होता है। एक सम चतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है, तो ये नहीं। तो सिर्फ बचा कौन? एक चक्रीय चतुर्भुज, अर्थात इसके किसी 3 बिंदु से होकर के जब वृत्त खींचेंगे तो चौथा बिंदु को अपने आप परिधि पे आ जाएगा, अर्थात यह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, आकृति में चाप एस एस डैश क्यू अर्थात ए वृत्त के केंद्र ओ पर 120 डिग्री का कोण बना रहा है तथा आर टी वृत्त को क्यू पर स्पर्श करती है। ये रेखा कोण आर क्यू एस अर्थात ये कोण का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। जब ये 120 डिग्री है, ये भी त्रिज्या, तो ये दोनों कोण एस पे और क्यू पे बना हुआ कोण बराबर होगा। ये दोनों कितना होगा? 120 में से 180 में से घटा दें, यानी 60 डिग्री, और उसका आधा ये होगा, अर्थात यह 30 डिग्री होगा। चूँकि आर टी एक स्पर्श रेखा है, तो यह त्रिज्या पे लंब होगा, अर्थात 90 डिग्री होगा, जिसमें से ये कह रहा है 30 डिग्री है। तो बाकी कोण जो होगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री 60 डिग्री होगा, वही कोण आर क्यू एस होगा जो पूछा जा रहा है। तो इसका मान 60 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72, आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए सी तथा बी डी उसके विकर्ण हैं। ए सी और बी डी विकर्ण है। कोण डी बी सी यह कोण 55 डिग्री। कोण बी ए सी यह कोण 45 डिग्री। तो कोण बी सी डी का मान क्या होगा? बी सी डी इस कोण का मान क्या होगा पूछा जाए। देखिए, इस चाप द्वारा परिधि पर दो कोण बन रहे हैं, एक ये कोण और एक ये कोण। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यह 55 डिग्री थी, यह भी 55 डिग्री। इससे हमें क्या मिल जाएगा? अगर हम बात करें कोण बी ए डी, तो यह आ जाएगा 45 डिग्री प्लस 55 डिग्री, दोनों का योग करते हैं, यह आ जाएगा 100 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज में हम जानते हैं आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात यह जब 100 डिग्री आ जाएगा तो ये इस कोण का मान 80 डिग्री होना चाहिए, तभी दोनों मिलाकर के 180 डिग्री होगा। अर्थात अभिष्ट कोण जो कि कोण बी सी डी जो पूछा जा रहा है, इसका मान 80 डिग्री होगा। ऑप्शन डी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 73, बिंदुओं इतना तथा इतना को मिलाने वाले रेखीय खंड को -4 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? एक बिंदु कह रहा है -6 10 और दूसरा बिंदु कह रहा है 3 -8 है। इसको एक बिंदु -4 6 मान लीजिए कि एम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित करता है,
तो यह अनुपात क्या है? देखिए, विभाजन सूत्र से m इंटू 3 यानी 3m प्लस n इंटू -6 तो आ जाएगा -6n बटे m प्लस n इक्वल टू इसका x का मान -4। इससे क्या हो जाएगा, 3m -6n बराबर -4m -4n। m को एक तरफ में लिया है तो 4 3 7m, n को दूसरी तरफ लेके चले जाए -6 के n को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस में, और -4n माइनस में है तो 2n प्लस में आ जाएगा। m बाई n अगर करें तो ये आ जाएगा, इधर 2 रह जाएगा और इधर 7 हो जाएगा। अर्थात यह अनुपात, यही पूछा जा रहा है, किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी 2/7 के अनुपात में विभाजित करेगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 74, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 हो तो घन का आयतन होगा। घन की मान लीजिए एक भुजा ए है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, इतना बराबर कर रहा है 726। तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 726 बटे 6, 6 दूनी 12 अर्थात 11 का स्क्वायर, अर्थात इसकी भुजा जो होगी 11 होगा। तो घन का आयतन बराबर हम जानते हैं AQ, इसका मान क्या हो जाएगा 11 का क्यूब, इसको कर दें तो ये आ जाएगा 1331, 1331, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75, एक बाल्टी की त्रिज्याएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है। यह 30 सेंटीमीटर है और यह 10 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाल्टी का आयतन 50,000 घन सेंटीमीटर है। इसका देखिए, बाल्टी की ऊंचाई, यह जो कितना ऊंचा है यह नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसका आयतन नहीं निकाल सकते। यह कथन असत्य है। कह रहा है बाल्टी का आयतन दो शंकुओं जो कि वक्र पृष्ठ को अग्र दिशा में बढ़ाने पे प्राप्त हुए आयतन के अंतर से प्राप्त किया जा सकता है। इसको और आगे बढ़ा दें तो इस तरीक़ा से बड़ा शंकु माइनस छोटा शंकु कर दें तो आयतन निकाला जा सकता है, अर्थात यह कथन सत्य है। तो पहला असत्य है, कथन ए असत्य है, परंतु दूसरा कथन आर सत्य है। यह ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 76, एक कक्षा में 150 छात्रों के द्रव्यमान का माध्य 60 किलोग्राम है। लड़कों के द्रव्यमान का माध्य 70 किलोग्राम तथा लड़कियों के द्रव्यमान का माध्य 55 किलोग्राम है। लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए, इसमें कह रहा है बॉय और गर्ल हैं, दोनों का एवरेज 60 है। बॉय का 70 और गर्ल का 55 माध्य है। दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पर 10 का है और यहाँ पर 5 का अंतर है। तो कह रहा है कि इसकी संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो जस्ट उल्टा होता है। अंतर 10 और 5 का है तो इसका रेशियो जो होगा वह 5 लड़कों, जब 5 लड़के होंगे तो लड़कियों की संख्या 10 होगा। तो दोनों का कह रहा है योग 150 है, अर्थात 5x प्लस 10x बराबर 150, 15x बराबर 150, x का मान 10। तो कह रहा है कि इनका अंतर कितना हो जाएगा। जब 5x और ये 10x, तो अंतर कितना, 10x में से 5x माइनस कर दें, यह 5x आएगा, अर्थात 5 गुने 10 50 आएगा, अर्थात
लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अंतर कितना होगा? 50 होगा। यही आंसर आएगा जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 77, यदि P1, P2, P3, Pn किन्हीं घटनाओं के घटित होने की प्रायिकताएं हैं, कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, इसे हल करने के लिए कम से कम एक घटना की घटित होने की प्रायिकता पूछ रहा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो है P1 घटना के घटित होने की प्रायिकता है, तो यहाँ पर न घटने की प्रायिकता, जो होगी P1 का न घटने की प्रायिकता क्या होगी? 1 माइनस P1। सभी को उसी तरीक़ा से 1 माइनस P2, 1 माइनस P3, इसी तरीक़ा से 1 माइनस Pn तक जाएगा। तो कह रहा है कि इन सबों के न घटने की प्रायिकता सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसको हम 1 से माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा, इसमें किसी न किसी एक की घटने की प्रायिकता मिल जाएगी जो प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो यह ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी में ये चीज़ दिया हुआ है, 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2, इसी तरीक़ा से 1 माइनस P1 तक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, 15 छात्रों के द्रव्यमान किलोग्राम में निम्न प्रकार दर्ज किए गए हैं। इनका माध्यक 15 किलोग्राम है। यदि 44 एवं 27 को 46 एवं 25 से बदल दें तो नया माध्यक क्या होगा? देखिए, माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी को पहले असेंडिंग ऑर्डर में निकालते हैं। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है? 27, उसके बाद 28, उसके बाद 29, 29 के बाद 31, 32, 34, 35, 36, 37, 37 देखिए दो जगह है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। और उसके बाद 42, 41 भी है, 41, 42, 44, 45। देखिए कितना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 15। तो इसमें 7वीं संख्या होगा बीच वाला, 2, 4, 6, 1, 7 ये। तो इसमें कह रहा है 44 को बदल दिया, इसके जगह पे 46 कर दिया, और 27 को बदल दिया 25 में से। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 45 यहाँ पे आ जाएगा। बीच में संख्या जो 35 था इस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी पहले माध्यक इसका अगर 35 था तो अभी भी इसका माध्यक 35 ही रहेगा। ऑप्शन ई इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 79, एक कंपनी द्वारा किसी एक वर्ष की दी गई जानकारी इस प्रकार है। मजदूरी पे खर्च 10 रुपये, ऊपरी खर्च 30, सामग्री खर्च 60। मजदूरी पर आई लागत पाई आरेख में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? अर्थात वृत्त चाप जब बनाएंगे तो इसमें ये मजदूरी के लिए कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो सबका योग कर दें। 0, 1, 3, 4, 4, 6, 10। 100 के लिए हमें
360 डिग्री का कोण है, तो 10 के लिए हमें कितना डिग्री का कोण बनेगा? 100 के लिए 360 डिग्री के लिए, इसलिए 10 के लिए 36 डिग्री का हमें कोण बनाना पड़ेगा। अर्थात मजदूरी का लिए खर्च हमें 36 डिग्री के कोण से दिखाना पड़ेगा। यही प्रश्न में पूछा जा रहा है, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 80, एक डिब्बे में रखे हुए टिकटों पर 2, 3, 4, 5 से लेकर के 101 तक अंकित है। इस डब्बे से एक टिकट अदृच्छा निकाला जाता है। टिकट संख्या के पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता क्या होगी? तो पूर्ण वर्ग कौन कौन सी संख्या हो सकती है? एक इसमें नहीं है, देखिए। तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। यहाँ तक ही हो सकता। तो इस तरह के कितने संभव संख्याएं हैं? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9 संभव घटनाएं। और कुल हमारे पास घटना घटित होने की घटना होगी 2 से लेकर के 101 तक, आने की 100। तो इसकी प्रायिकता कितना होगा? 9/100, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।